आमतौर पर बिक्री समझौता उस समय आता है जब आपका प्रतिरोध सबसे कम होता है, उत्साह अपना असर दिखा चुका होता है, फ्लैग चुन लिया गया है, परिवार को सूचित कर दिया गया है, ऋण स्वीकृत हो गया है, कम से कम आंशिक रूप से धन का लेन देन हो चुका है। जब अंततः समझौता आपके सामने रखा जाता है तो ये किसी निर्णय की बजाय एक औपचारिकता जैसा लगता है, बस हस्ताक्षर करने के लिए एक कागज ताकि जीवन आगे बढ़ सके। इसीलिए इस पर आपका पूरा ध्यान देना आवश्यक है। मैंने सैकड़ों पन्नों के बिक्री समझौते देखे हैं, जटिल भाषा, तंग हाशिए, क्रमांकित खंड, उपखंड, संदर्भ। अधिकतर खरीदार इन्हें पढ़ते ही नहीं, कुछ सरसरी नजर डालते हैं, कुछ हस्ताक्षर करने के लिए अंतिम पृष्ठ पलटते हैं, अन्य खुद से कहते हैं कि सब कुछ शांत हो जाने पर इसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो बात कभी नहीं आता। एक बार समझौता हस्ताक्षरित हो जाने पर दस्तावेज केवल जानकारी नहीं रह जाता, बल्कि अधिकार बन जाता है। वकीलों का बिक्री समझौतों को पढ़ने का तरीका खरीदारों से अलग होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें असंतुलन पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है। वकील किसी दस्तावेज में किए गए वादों से प्रभावित नहीं होते। उनकी रुचि इस बात में होती है कि वो दस्तावेज किस बात की रक्षा करता है, किस बात को छूट देता है और किस बात को एक पक्ष से दूसरे पक्ष को चुपचाप हस्तांतरित करता है। जब आप इस मानसिकता के साथ पढ़ना सीख जाते हैं तो समझौता अधिक ईमानदारी से अपनी बात कहने लगता है। एक वकील सबसे पहले कीमत नहीं देखता, बल्कि जिम्मेदारी देखता है। जोखिम कौन उठाएगा और ये जिम्मेदारी कब हस्तांतरित होगी। कई समझौतों में खरीदार को उसकी अपेक्षा से कहीं पहले ही जिम्मेदार बना दिया जाता है। मंजूरी, श्रम संबंधी समस्याओं, वित्तीय बाधाओं, यहाँ तक कि कानून में बदलाव के कारण होने वाली निर्माण देरी को अक्सर व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जिससे बिल्डर को तो छूट मिल जाती है, लेकिन खरीदार बाध्य हो जाता है। भाषा सावधानीपूर्वक चुनी जाती है। इसमें यह नहीं कहा जाता कि बिल्डर देरी करेगा। इसमें कहा जाता है कि नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण देरी हो सकती है। इन परिस्थितियों को शायद ही कभी संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाता है। एक और क्षेत्र जहां खरीदार अक्सर गलतफहमी का शिकार होते हैं वो है कब्जा। समझौतों में अक्सर अपेक्षित कब्जा, प्रस्तावित कब्जा और वास्तविक कब्जा के बीच अंतर किया जाता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। एक आशा जगाता है, दूसरा लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन केवल एक ही दायित्व बनाता है। वकील कब्जे से संबंधित खंडों को बारीकी से पढ़ते हैं, क्योंकि अंततः विवाद वहीं जाकर अटकते हैं। वहीं खरीदार ब्रोशर में उल्लिखित तिथि या बुकिंग के दौरान हुई बातचीत को याद रखते हैं। बातचीत अदालतों में कायम नहीं रहती, दस्तावेज कायम रहते हैं। फिर बदलावों से संबंधित प्रावधान होते हैं। लेआउट में बदलाव, विशिष्टताओं में बदलाव, सुविधाओं में बदलाव। कई समझौतों में बिल्डरों को न्यूनतम सहमति से, कभी-कभी बिना पूर्व सूचना के भी योजनाओं में संशोधन करने की अनुमति होती है, बशर्ते कि बदलावों को मामूली बताया जाए या अधिकारियों द्वारा आवश्यक बताया जाए। हालांकि मामूली एक व्यक्तिपरक शब्द है। जो बदलाव किसी डेवलपर के लिए मामूली लग सकता है, वही बदलाव उस परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिसने एक विशिष्ट लेआउट के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने की योजना बनाई हो। वकील जुर्माने से संबंधित प्रावधानों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। वे न केवल ये देखते हैं कि जुर्माना है या नहीं, बल्कि ये भी कि क्या वो सार्थक है। प्रति वर्ग फुट प्रति माह कुछ रुपए का जुर्माना उन खरीदारों के लिए कोई खास राहत नहीं देता जो एक साथ ऊंची ईएमआई और किराया चुका रहे हैं। कागज पर तो ये उचित लगता है, लेकिन व्यवहार में इसका कोई खास असर नहीं होता। खरीदार अक्सर ये मान लेते हैं कि जुर्माने से संबंधित कोई भी प्रावधान उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन वकील इस बात को बेहतर जानते हैं। सुरक्षा अनुपात पर निर्भर करती है। बिक्री समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्ति खंड होता है। ये एक असहज लेकिन आवश्यक प्रश्न का उत्तर देता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? क्या खरीदार समझौता रद्द कर सकता है? किन शर्तों पर? और इसकी लागत कितनी होगी? कई समझौते समझौता रद्द करने को इतना आर्थिक रूप से कष्टदायक बना देते हैं कि ये व्यावहारिक होने के बजाय सैद्धांतिक ही रह जाता है। यदि रिफंड की अनुमति भी हो तो उसमें देरी होती है, कटौतियां व्यापक होती हैं, समय सीमा लचीली होती है। विफलता की स्थिति में भी बिल्डर का नियंत्रण बना रहता है। विवाद समाधान का प्रश्न भी उठता। मैंने खरीदारों को यह कहते सुना है,
लेकिन इस समझौते पर तो सभी हस्ताक्षर करते हैं। ये बात सच हो सकती है, लेकिन इससे समझौता हानि रहित नहीं हो जाता। सामान्य चलन और अच्छा चलन एक ही बात नहीं है। जब हजारों लोग एक ही त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो त्रुटि गायब नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। एक वकील की तरह पढ़ने का मतलब संदेह से पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है सटीकता से पढ़ना, किसी खंड के अर्थ को समझना, न कि उसके उच्चारण को। ये पूछना कि अगर कुछ गलत हो जाए तो किसे फायदा होगा, न कि अगर सब कुछ सही हो जाए तो। ये पूछना कि क्या मौजूद है और क्या नहीं। यहाँ एक भावनात्मक चुनौती भी है। खरीदार अक्सर समझौतों पर सवाल उठाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें सौदे में देरी का डर रहता है। उन्हें चिंता रहती है कि बिल्डर अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है। समय और भावनाओं का निवेश करने के बाद पीछे हटने में उन्हें असहजता महसूस होती है। ये असहजता स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही महंगी भी साबित होती है। समझौता ही आपके पास आखिरी वास्तविक लाभ का साधन है। एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद लाभ का अधिकार पूरी तरह से बदल जाता है। मैंने ऐसे खरीदारों को देखा है जिन्होंने स्पष्टीकरण पर जोर दिया। कुछ को बताया गया कि समझौता मानक है, कुछ को विनम्रतापूर्वक हतोत्साहित किया गया, कुछ को चेतावनी दी गई कि बदलाव संभव नहीं है। जो लोग डटे रहे, उन्होंने अक्सर ऐसे मुद्दे उजागर किए जिन पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। कभी कभी उन्होंने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों पर बातचीत की। कभी कभी वे सौदा रद्द करके चले गए। उनमें से किसी को भी समझने के लिए समझ निकालने का पछतावा नहीं हुआ। ये समझना महत्वपूर्ण है कि बिक्री समझौते को पढ़ने का उद्देश्य बिल्डर की कमियों को उजागर करना नहीं है। इसका उद्देश्य अपेक्षाओं को वास्तविकता से मिलाना है। ये सुनिश्चित करना है कि आप जो खरीद रहे हैं वो दस्तावेज में लिखी बातों से मेल खाता हो। अपेक्षाओं में असंगति विवादों की जड़ होती है। इस अध्याय में आपसे कानूनी विशेषज्ञ बनने की अपेक्षा नहीं की गई है, बल्कि आपसे यह अनुरोध किया गया है कि आप ध्यानपूर्वक और सचेत होकर पढ़ें। जब कुछ अस्पष्ट लगे तो प्रश्न पूछें। जब कोई बात एक तरफा लगे तो स्वतंत्र सलाह लें। और ये याद रखें कि इस लेन देन में शामिल किसी अन्य व्यक्ति को इसके परिणाम उस तरह से नहीं भुगतने पड़ेंगे जैसे आपको भुगतने पड़ेंगे। घर खरीदना मात्र एक सौदा नहीं है, ये एक दीर्घकालिक संबंध है। एक ऐसे दस्तावेज के साथ जिस पर आपको वर्षों बाद भी भरोसा करना पड़ सकता है। इसे ऐसे पढ़ें जैसे कि भविष्य में आपको इसके हर शब्द को समझना होगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। जब खरीदार वकीलों की तरह बिक्री समझौतों को पढ़ना सीख जाते हैं तो एक सूक्ष्म बदलाव आता है। डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय जल्दबाजी के बजाय शांत मन से लिए जाते हैं। वे कागजी कार्रवाई के भरोसे रहना छोड़ देते हैं और उस पर अपना नियंत्रण महसूस करने लगते हैं। ये बदलाव शांत है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, और ये उन सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है जिन्हें आप घर दिलाने वाले किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले विकसित कर सकते हैं।